गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला सेक्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिरर एंड दैट इज़ कर्व्ड मिरर। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है प्लेन मिरर। मिरर कैसे बनाते हैं? कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस की एक तरफ की सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन शीट है, जैसे मान लो एक ग्लास शीट है ये, तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट, लाइट आर पार जा सकती। हमने क्या किया, पीछे से सिल्वर कोटिंग कर दी तो लाइट यहाँ से जाके पलट के आ जाएगी। तो मिरर तो ऐसे ही बनता है ना, एक सरफेस को ब्लॉक करना होता है तो दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट टकरा के आती है। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सरफेस को सिल्वर करते हैं, है ना। अगर हम प्लेन सरफेस को करेंगे तो प्लेन मिरर बनेगा। अगर हम एक गोल सरफेस को, जैसे मान लो हमारे पास एक होलो स्फेयर है ग्लास का, है ना, ग्लास का खोखला स्फेयर, गोला है ना, खोखला गोला, उसमें अगर हम मान लो थोड़ा सा एक कट लगाएं तो हमें एक कटोरी जैसा शेप मिलेगा, है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्फेयर है ना, ग्लास स्फेयर, है ना। तो इसको हमने मान लो यहाँ से इसे काट दिया ना। अब ये इस स्फेयर का सेंटर है ना, और ये इस स्फेयर की रेडियस रही होगी। ओके, तो सेंटर और रेडियस, जो भी ग्लास स्फेयर हम यूज़ कर रहे हैं, देखो ग्लास स्फेयर है, स्फेयर का, हर स्फेयर का एक सेंटर होता है ना। तो ये तो मान लो इसका सेंटर है ना, और ये मान लो इसकी रेडियस। मान लो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो कट करने के बाद अब जो ये हिस्सा निकलेगा इसका, है ना, कौन सा हिस्सा निकलेगा? ये वाला जो हिस्सा निकला जिसको हमने कट किया था, है ना। तो इस हिस्से में देखो, ऐसा हिस्सा निकलेगा ना, कटोरी जैसा हिस्सा निकलेगा। मैं आपको एक और थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा करके आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। आपने यहाँ से इसमें कट लगाया ना, ठीक है। अब आपका ये वाला जो हिस्सा है ये कटेगा यहाँ से, और ये दूसरा जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो आपने जैसे यहाँ से कट किया, ये हिस्सा कट गया ना, आपका अलग हो गया है। तो ये जो हिस्सा कट के अलग हुआ, अब देखो इस हिस्से को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हिस्सा यहाँ बना है, इसमें देखो हम इस हिस्से में अब दो तरह से केस बना सकते हैं। या तो आप इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। अब या तो आप इसकी पीछे की तरफ से इसको सिल्वर करोगे, या फिर आप इसको ऐसे करके अंदर की तरफ से सिल्वर करोगे, है ना। भाई ये इसका अंदर का हिस्सा है ना, तो अंदर की तरफ से सिल्वर या बाहर की तरफ से सिल्वर। तो इस तरह से दो केस बन जाते हैं। पहला केस जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको समझ में आ रहा है कि मिरर कैसे बनाते हैं। एक स्फेयर को काट के जो उससे एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, है ना, ऐसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर निकला ना, तो इसमें अगर आप अंदर से पॉलिश करते हो, है ना, अब मान लो आपने इधर से पॉलिश किया तो ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग, ऐसे। तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। कॉन्वेक्स मतलब जिसमें उभरी हुई सतह है, उभरी हुई सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। और कॉनकेव कैसे बनाएंगे? हमने अगर मान लो पीछे की तरफ से सिल्वर कोटिंग कर दी, तो जो अंदर घुसी हुई सरफेस है, अंदर घुसी हुई सरफेस है, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अंदर घुसी हुई सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। तो दो तरह के मिरर बन जाएंगे बच्चों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखो, जो भी दो मिरर हमने बनाए वो सब एक स्फेयर का पार्ट थे ना। तो यहाँ पे हम सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर मिरर का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है ना, पी क्या होता है? एकदम सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। पी को हम क्या बोलते हैं? पोल, सेंटर पॉइंट होता है मिरर का। सी से पी तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर
एक्सिस ऑफ मिरर किसको बोलते हैं? जो सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस ऑफ मिरर का मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ मिरर। फिर उसके बाद देखो हम यहाँ पे एक और डिफाइन करते हैं। देखो ये जो मिरर है ना, एक तो उसका सरफेस एरिया तो अलग चीज होती है, एक होता है ये जो सर्कुलर सेक्शन बना, जैसे मान लो एक सर्कुलर सेक्शन बना ना, ये वाला, तो इस सर्कुलर सेक्शन का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो अपर्चर का जब भी अब मतलब आएगा, देखो अपर्चर से रिलेटेड दो पैरामीटर होता है, अपर्चर एरिया और अपर्चर डायमीटर। पर यहाँ पे आपको अपर्चर डायमीटर लेना होता है। तो अपर्चर डायमीटर क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं ये, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए ये वाला जो डायमीटर है ना, यहाँ से अगर हम दिखाएं तो ये वाला जो डायमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर डायमीटर। अपर्चर डायमीटर किस पे डिपेंड करता है? कि आप इसको कितना सेंटर के पास काटोगे, पोल से जितना सेंटर की तरफ जाओगे, है ना, अपर्चर डायमीटर बढ़ता जाएगा। और यहाँ से अगर काटोगे तो अपर्चर डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r, जो स्फेयर का डायमीटर उतना ही। तो अपर्चर डायमीटर कभी भी 2r से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ए को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर डायमीटर। तो यहाँ अपर्चर डायमीटर जो है वो इस तरह से बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है ना? कोई डाउट? तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक पैरामीटर्स है ना, इनको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फोकस क्या होता है? जब किसी भी मिरर पे आप पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट करते हो, है ना। अब पैरेक्सियल रे क्या होती है पहले ये समझना पड़ेगा ना हमें। तो पैरेक्सियल रे का मतलब क्या होता है? पैरेक्सियल रे मतलब जो रे इंसिडेंट रे, पैरेक्सियल इंसिडेंट रे, हम बात कर रहे हैं पैरेक्सियल इंसिडेंट रे की। तो पैरेक्सियल इंसिडेंट रे का मतलब होता है, देखो, पैरेलल टू एक्सिस। पैरेक्सियल का मतलब क्या है? पैरेलल टू एक्सिस। तो द इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू एक्सिस एंड ऑल्सो वेरी क्लोज टू एक्सिस। साथ में जो एक्सिस के बहुत ज़्यादा पास हो, पैरेलल तो हो लेकिन दूर नहीं होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल एक्सिस। ठीक है, पैरेक्सियल रेज। तो जैसे मान लो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है ना, तो ये इसकी एक्सिस हमने मान ली। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये इसका सेंटर मान लिया और अब इस पे हम पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट करवाएंगे। देखो बच्चों, मैं डायग्राम में जरूर थोड़ा दूर बना रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना रेज काफ़ी पास पास है ना। तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये रे भी यहाँ पे इंसिडेंट होगी, है ना। अब देखो, हमेशा रिफ्लेक्शन का रूल तो फॉलो होगा ना। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होते हैं। अब देखो, सेंटर से जो आप यहाँ पे लाइन बनाओगे वो क्या है? सेंटर से स्फेयर के एक पार्ट को मिलाने वाली लाइन होती है रेडियस, और रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका जो नॉर्मल होगा स्फेरिकल मिरर में, ध्यान रखना, हर नॉर्मल कहाँ से गुजरता है? हर नॉर्मल सेंटर से ही गुजरता है। ठीक है, तो अब इस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा? आई, है ना। इधर से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, अब पैरेक्सियल रेज के केस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पैरेक्सियल इंसिडेंट रे के लिए, फॉर पैरेक्सियल I हमेशा कितना होगा? 0, ऑलमोस्ट 0 मान लो, है ना। मतलब पैरेक्सियल रेज के केस में इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा 0 बनता है। तो अब जितना I1 है, अभी I1 I2 दोनों 0 होंगे ना, तो इस केस में देखो ये रे जो टकरा के यहाँ चली जाएगी वापस। कौन सा रूल फॉलो करते हुए? कि जो I1 है उतना ही R1 होगा और जो I2 है उतना ही R2 होगा। तो ये R1 और ये R2। तो ध्यान रखना बच्चों, इस केस में I1 R1 सेम, I2 R2 सेम,
तो जो रेज है वो यहाँ जाके मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो अब इस केस में जो दोनों रेज यहाँ जाके मिल रही है, इससे क्या होगा, अब हम यहाँ एक रूल बनाते हैं कि जहाँ पे पैरेक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वो हमेशा एक ही पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो बच्चों फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे अब हम यहाँ पे, द पॉइंट वेयर द पॉइंट ऑन एक्सिस, देखो फोकस हमेशा कहाँ होता है, एक्सिस पे होता है। द पॉइंट ऑन एक्सिस वेयर ऑल पैरेक्सियल रे मीट या अपीयर टू मीट, या तो एक्चुअल में मिले या अपीयर टू मीट, यानी कि ऐसा लगे कि मिल रही होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो देखो बच्चों, पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो कैपिटल एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकस पॉइंट को। स्मॉल एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ को, है ना। लेंथ मतलब एक तरह की डिस्टेंस है ये। अब देखो मैंने आपको यहाँ एक वर्ड लिखा है मीट या अपीयर टू मीट। अब ये मीट या अपीयर टू मीट क्या है, देखो यहाँ तो एक्चुअल में रे मिल रही है ना, रेज पैरेलल पैरेक्सियल रेज जब आई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर की तरफ गई तो एक्चुअल में काटेगी एक दूसरे को, है ना। लेकिन अगर यही मिरर इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर होता, है ना। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे होगा अपना ये क्वेश्चन सॉल्व आगे। मान लो कॉन्वेक्स मिरर अगर हमने ले रखा है तो इस केस में वापस दो पैरेक्सियल रेज की हम बात कर लेते हैं, है ना। अब वापस यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। ठीक है। अब ये अगर नॉर्मल हो जाएगा तो उस केस में तो अब इस केस में देखो बच्चों क्या हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ पे क्या ये रिफ्लेक्शन के बाद रे कभी मिलेगी, नहीं, ये तो इसे दूर जा रही है ना। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगी, एक्चुअल में तो नहीं मिलेगी ना। तो ऐसा इमेजिन करो कि पीछे मिलाएं इनको, तो पीछे मिलाने पे कभी मिलती हुई दिखेगी हमें, है ना। तो इसका मतलब जब ये पीछे मिलाने पे मिलती हुई दिखेगी तो इस तरह से यहाँ पे रेज बनेगी। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट। अगेन ध्यान रखना बच्चों, ये I1 एंगल, ये R1 एंगल, ये दोनों काफ़ी स्मॉल होने चाहिए। ये I2 एंगल और ये R2 एंगल, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों एंगल काफ़ी स्मॉल होने चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, है ना। तो अब इस केस में अब समझ में आया ना कि मीट और एक्चुअल टू अपीयर टू मीट का मतलब क्या है। मीट का मतलब ये है कि जब रेज एक्चुअल में मिले, और अपीयर टू मीट का मतलब क्या है, जब रे ऐसा लगे कि मिल रही होगी, एक्चुअल में नहीं मिलेगी, हमेशा इमेजिन करेंगे कि वो पीछे बढ़ाने पे मिल रही है ना। तो फोकस के बाद आता है अगला फोकल लेंथ। तो अब देखो मीट का मतलब क्या है, व्हेन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, रियल फोकस। तो बच्चों हमेशा याद रखना रियल फोकस किसके लिए होता है, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कैसा होता है, रियल। और व्हेन अपीयर टू मीट
तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। दिस इज व्हाट? फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, है ना? ओके बच्चों, तो मीट जब मैंने बोला कि एक्चुअल में ये क्या मिल रही है, तो एक्चुअली मीट किसके लिए? रियल फोकस। कॉन्केव मिरर केस में एक्चुअल में रे मिलेगी, और कॉन्केव मिरर केस में से हमें फील होगा कि वो मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वर्चुअल फोकस किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का, और कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, चलो एक बार पहले इतना लिखो, फिर हम आगे देखते हैं इसको। लिख लिया आपने? चलो फोकल लेंथ की बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल P, है ना? अब देखो, पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। चलो एक बार हम ये फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं कि कितना आ रहा होगा फोकल लेंथ की वैल्यू। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे जा कर के रे मिल रही होगी रिफ्लेक्शन के बाद, है ना? तो हम एक बार जनरल केस लेके देखते हैं। ये मान लो रे यहाँ से आ रही है ना? और ये मान लेते हैं इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो जितना आई एंगल बनेगा उतना ही आर एंगल भी बनेगा। तो ये हो जाएगा फोकस पॉइंट। बोला था ना जहाँ रे जा कर के मिले प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आर इक्वल्स टू आई, है ना बच्चों? अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर, क्योंकि सी और पी के बीच का डिस्टेंस तो आर होता है ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये तिरछी लाइन इन दोनों को काट रही है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? आई, है ना? अब देखो ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो इनके सामने की, आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होगी ना? तो इस केस में अब हमें पता है कि ये साइड कौन सी है, यहाँ से जो यहाँ तक, इसको नाम देते हैं अपन ए पॉइंट। तो सी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर। ये भी तो आर के इक्वल है ना डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस भी आर के इक्वल है तो अब इस ट्राइंगल को देखना, सी एफ ए ट्राइंगल को, है ना? सी एफ ए ट्राइंगल को अपन कैसे बनाएंगे? देखो, और ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास? 180 माइनस 2i, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2i, है ना? तो अब देखो बच्चों इस केस में ये डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? f। तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस एफ, है ना? अब यहाँ पे हम लगाते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री। तो सी एफ ए ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करें तो सी एफ ए ट्राइंगल को हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इस तरह से ये हो जाएगा r माइनस एफ, ये एंगल I, ये भी एंगल I, ये एंगल R, और ये पाई माइनस ऑफ 2i, है ना? चलो अब यहाँ पे साइन रूल यूज़ करते हैं। साइन रूल यूज़ करेंगे तो साइन रूल क्या कहता है? साइड और उसके सामने वाला एंगल, यानी कि r माइनस एफ अपॉन साइन आई, r अपॉन साइन पाई माइनस 2i, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस एफ अपॉन साइन आई, और साइन पाई माइनस 2i कितना हो जाएगा? साइन 2i। अब साइन 2i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन आई कॉस आई। तो ये साइन आई खत्म। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में? f इज r माइनस r/2 सेक आई। ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना? तो ये जनरल फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। मतलब फोकल लेंथ देखो बच्चों फिक्स नहीं होती, फोकल लेंथ आई पे डिपेंड करती है। पर जब हम पैरेक्सियल रेज की बात करते हैं, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर पैरेक्सियल रेज
ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। तो ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज अगर हम बात करें तो देखो पैरेक्सियल रेज के केस में क्या होगा, r-r/2 सेक i। अब सेक i क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेक्सियल रेज का मतलब i क्या है, i टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा r-r/2 मीन्स r/2। मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों, फोकल लेंथ होगी रेडियस की आधी। किसके लिए, ये होता है मिरर्स के लिए। तो जब भी स्फेरिकल मिरर की हम बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उनमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों फोकल लेंथ किसी की होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है। लेकिन ये केवल तब होता है जब पैरेक्सियल रेज की बात करें, अदरवाइज फोकल लेंथ हमेशा किस पे डिपेंड करती है, आई एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, लिखें यहाँ तक इसको, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अब देखो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन हम करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर हमारे पास एक मिरर गिवन है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक रे को हम, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है r, वो बोल रहे हैं कि एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर कर दें, है ना, ताकि वो रिफ्लेक्शन के बाद पोल पे टकराए, है ना। फाइंड इफ रे इज पैरेलल इफ रे इज पैरेलल, जैसे मान लो ये रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, if ray is parallel to principal axis, ray is parallel to principal axis, then find y so that it may hit on pole आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल पे टकराए, तो उसके लिए हमें कितना दूर, y क्या सॉरी d, फाइंड d सो दैट इट मे हिट ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो हमें रे डायग्राम यहाँ कंप्लीट करना पड़ेगा। रे अगर यहाँ से आ रही है और इसको हमें कहाँ डालना है, हमें इसको पोल पे लेके जाना है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। अब देखो हमेशा आई और आर तो इक्वल होंगे सही ना, जैसे मान लो ये सी है ना, तो इसका मतलब ये जितना आई बनेगा उतना ही इधर से ये आर इक्वल्स टू आई होगा। और इस केस में आर कितना, ये सी और पी के बीच का सेपरेशन, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। और सारे डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। अब फोकस तो पोल पे है ना, ठीक है। तो हिट ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह मीन्स F इज ऑन P। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, 0। इसका मतलब r-r/2 सेक i कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब सेक i कितना आना चाहिए, 2। सेक i अगर 2 आएगा तो i कितना आ जाएगा, देखो सेक i होता है कॉस i का उल्टा, इसका मतलब कि 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब i की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब i की वैल्यू अगर 60 है और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, d है ना, ये डिस्टेंस d होगी ना, एक्सिस से रे की डिस्टेंस तो d मान ली हुई है क्वेश्चन में। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा हमारे पास, अब ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस कितना है 6, ये एंगल कौन सा है i, तो इस ट्राइंगल, और ये परपेंडिकुलर है पूरा, है ना। तो इसका मतलब r sin 60, है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, r sin 60 d इक्वल्स टू
r sin 60 r √3/2, तो √3r/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ d। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये यहाँ पे हो चुका है हमारे लिए d की वैल्यू। अब देखो क्या है, पेरेक्सियल रेज है? नहीं, d अगर r से काफ़ी छोटा होता है ना, पेरेक्सियल रे तो किनको बोलते हैं हम? फॉर पेरेक्सियल रेज d जो है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए r से, और अगर d r से छोटा होगा तो ही तो I जो है वो लेस देन आएगा एक मतलब 1 रेडियन, है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, पेरेक्सियल रेज के लिए d r से काफ़ी छोटा होना चाहिए, इसीलिए तो हमने लिखा था कि रे मस्ट बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये दोनों कंडीशन का मतलब क्या है? इन दोनों कंडीशन का मतलब है रे मस्ट बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो अपन ने फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला था उसका एक बार यूज़ भी किया, फॉर्मूला कैसे काम में लेना है वो भी समझा। मतलब ऐसा नहीं है, आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा होगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आती है वो हमेशा फोकस पे मिलती है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों वो रूल केवल तब लगता है जब सारी रेज पैरेक्सियल हो, है ना? अब यहाँ हमने जनरल बात की, रे जितना प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी उतना ही फिर फोकस पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम समझे तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि अगर मान लो किसी मिरर के लिए आप अगर अलग अलग डिस्टेंस पे रे रखते हो, अगर किसी मिरर के लिए आप अलग अलग डिस्टेंस पे रे रखते हो तो फिर उसका तो फोकस पॉइंट अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम में इसको अगर समझें तो कैसे समझेंगे, देखो ये मान लो हमारे पास एक मिरर है, अब आपने इस पे अलग अलग तरह की रे को इंसिडेंट करवा दिया, है ना? आपने एक रे तो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही रख दी, दूसरी आपने इस तरह से रख दी, है ना? एक और आपने इतना दूर कर दी, है ना? इस तरह से। अब जैसे जैसे रे मिरर से दूर जाती है, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है, तो उस केस में क्या होता है, आई एंगल बढ़ता जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो देखो इसके लिए आई एंगल छोटा बनेगा, इसके लिए आई एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा, इसके लिए आई एंगल और बड़ा बनेगा, है ना? तो अब देखो सब में रूल तो फॉलो होगा ना, आई इक्वल्स टू आर। तो आई इक्वल्स टू आर को फॉलो करने के लिए ये वाली रे तो पलट के यहाँ चली जाएगी, ये वाली रे यहाँ आ जाएगी, ये वाली रे यहाँ आ जाएगी। तो अब देखो इन तीनों रे के फोकस पॉइंट तो अलग अलग आए, है ना? ऐसे ये वाली रे यहाँ पे, ये वाली रे यहाँ पे, और ये वाली रे यहाँ पे, है ना? तो इसका मतलब हर रे का फोकस पॉइंट फिर तो अलग अलग आएगा। इस तरह से जो मिरर होता है ना, इसको इसमें जो डिफेक्ट आता है, अब रे सारी एक जगह जाके थोड़ी मिलेगी। रे अगर एक पॉइंट पे मिले तो वहाँ शार्प इमेज बनती है, मतलब इमेज काफ़ी क्लियर बनती है, ये तो ब्लर्ड इमेज बनेगी ना। इस डिफेक्ट को, ये जो डिफेक्ट होता है एक्चुअली एक डिफेक्ट होता है मिरर का, तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक स्फेरिकल अबेरेशन। स्फेरिकल अबेरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इफ आई एंगल इज नॉट वेरी स्मॉल means rays are not पैरेक्सियल। अब पैरेक्सियल रेज को नहीं, जो पैरेक्सियल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मार्जिनल रे। दो तरह की रे होती है, पैरेक्सियल और मार्जिनल। पैरेक्सियल जिसमें आई एंगल काफी छोटा बने, और जिनमें नहीं होती है पैरेक्सियल उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रे। ठीक है, तो देन रे will not meet at a single point after reflection,
रे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही सिंगल पॉइंट पर नहीं मिलेगी, है ना। तो जब वो एक ही सिंगल पॉइंट पे नहीं मिलेगी तो फिर अलग अलग फोकस बनेंगे। देखो यहाँ पे कितने फोकस बन रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहा है F1, ये बन रहा है F2, ये बन रहा है F3, है ना। मोर देन वन फोकस, तो इस केस में मोर देन वन फोकस यहाँ पे होता है। तो इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल अबेरेशन। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल अबेरेशन, है ना। अब देखो इस डिफेक्ट को कम करने का एक तरीका होता है, क्या, आप ये अगर अपर्चर एरिया कम कर दोगे, मतलब आप मिरर को छोटा कर दो, इतना बड़ा मिरर ही मत रखो ना, तो इसको कम करने का एक तरीका क्या होता है, टू रिमूव दिस डिफेक्ट पहला तरीका होता है ए मस्ट बी लेस देन आर, मतलब इनके अपर्चर जो है वो काफ़ी छोटे रखे जाते हैं। कैसे रखोगे छोटे, जैसे देखो मिरर बनाते कैसे, एक स्फेयर को काटते हैं ना अपन, मैंने बोला था ना कि स्फेयर को काटोगे, तो अब आप उस स्फेयर को, जो उस स्फेयर का डायमीटर है ना, उससे दूर से काटो, यहाँ से काट दो, तो देखो ये छोटा सा मिरर बनेगा ना, इस छोटे से मिरर का अपर्चर भी इतना ही आएगा, है ना। और आप जितना इधर पास जाते जाओगे सेंटर के, अपर्चर उतना ही बड़ा बनेगा ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना आपको स्मॉल अपर्चर के मिरर यूज़ करने चाहिए, मिरर अपर्चर मस्ट बी स्मॉल। लेकिन अपर्चर स्मॉल किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन, मिरर अपर्चर मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी। भाई आप ज़्यादा दूर तक अगर मिरर होगा ही नहीं तो रिफ्लेक्ट वो पास वाले को ही करेगा बस, ठीक है। और दूसरा तरीका, पैराबोलिक मिरर कैन बी यूज्ड। अब ऐसी जगह मिरर की जरूरत है जहां आपको मिरर तो बड़ा ही चाहिए, मिरर छोटा मिरर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, पैराबोलिक मिरर यूज़ करो। कैन बी यूज्ड, क्योंकि देखो ये स्फेरिकल अबेरेशन है, मतलब स्फेरिकल मिरर में होगा, पैराबोलिक में नहीं होगा। पैराबोलिक में कैसे नहीं होगा, जैसे ये हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर हो गया, है ना, मतलब ये हमने इस तरह की ग्लास सरफेस को बनाया है जो पैराबोलिक यानी कि पैराबोला की शेप में। अब इसमें अगर हम रे डालेंगे तो रे अगर दूर भी डाल दोगे ना तो भी देखो वो एक ही पॉइंट्स पे जाके मिलेगी सारी की सारी रे, मतलब मार्जिनल रे भी वहीं पे मिलेगी और पैरेक्सियल रेज भी वहीं पे मिलेगी, है ना। इस तरह से तो यहाँ पे क्लियर एक ही फोकस आता है। ऐसे पैराबोलिक मिरर कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो आपके घरों में डिश टीवी लगी होती है ना, एयरटेल, टाटा स्काई, इन सब की जो छतरी लगी होती है वो सब पैराबोलिक ही होती है ना, टीवी, डिश और पैराबोलिक। टीवी डिश जो होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, इसी वजह से। ओके बच्चों, तो ये हमने स्फेरिकल अबेरेशन भी देख लिया। अब हम पूरे चैप्टर में हमेशा कौन सी टाइप की रेज की बात करेंगे, केवल पैरेक्सियल रेज की, मार्जिनल रे की हम कभी नहीं बात करेंगे पूरे चैप्टर में। हमारा पूरा चैप्टर अब केवल पैरेक्सियल रेज के लिए। ओके बच्चों, तो नोट करें यहाँ तक इसको। ओके, अब देखो मिरर से इमेज बनाने के कुछ रूल होते हैं, वो आपको ध्यान रखना। हम केवल कौन सी रेज की बात कर रहे हैं, पैरेक्सियल रेज की, ओनली पैरेक्सियल रेज विल बी कंसिडर्ड। केवल आपको पैरेक्सियल रेज ही कंसिडर करनी है। तो चाहे मैं डायग्राम में दूर बना दूं, आपको मानना है कि हम पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला, ऑल पैरेक्सियल रेज
will meet या appear to meet at फोकस। सारी पैरेक्सियल रेज जो है उनको कहाँ मिलाना है? फोकस पे। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है रूल, तो है ना, ये तीनों रूल आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, 3 रूल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना, हमेशा ध्यान रखना पैरेक्सियल रेज कॉन्केव मिरर के केस में तो एक्चुअल में मिलेगी। ये तो अपन ने फोकस को जब डिफाइन किया था तब भी पढ़ा था ना कि कॉन्केव मिरर के केस में ये रेज एक्चुअल में मिलती है ना। तो ये सारी की सारी रेज जहाँ जाके मिलेगी इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। ध्यान रखना ये सारी रेज पैरेक्सियल ही कंसिडर करनी है ना। ओके बच्चों, अगर हम दूसरी तरह की रेज की बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रेज है वो किस तरह से आएगी? ऐसे जाएगी ना अब ये रेज। अब ये देखो रिफ्लेक्शन का ये रेज से चली जाएगी, तो इनको पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे मिल रही होगी। अब देखो ये रे रिफ्लेक्शन का इधर तो कभी मिल नहीं सकती, तो इसका मतलब है किधर जाके मिलेगी? फिर पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिल रही है। तो इस केस में ये किस तरह का फोकस है बच्चों? वर्चुअल। ये वर्चुअल फोकस और ये रियल फोकस, क्योंकि यहाँ तो रे रियल में जाके मिली ना। अब देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव आती है, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो उसके अपोजिट मेजर किया। सारी डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। इसमें पोल से फोकस की डिस्टेंस एफ क्या आती है? पॉजिटिव, है ना। तो अब देखो एफ कॉन्केव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर बाई टू, और एफ कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ आर बाई टू। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं? तो ये इस तरह से रेज की हम बात करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखो इसी को उल्टा बोल देंगे कि अगर इंसिडेंट रे पैरेक्सियल हो तो फोकस पे मिलेगी। दूसरा, अगर फोकस से रे इंसिडेंट हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, है ना। इंसिडेंट रे passing through focus will become paraxial after रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट रूल का एक तरह से उल्टा हो गया कि अगर पैरेक्सियल आती है तो फोकस पे मिलती है, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेक्सियल हो जाएगी, है ना। तो इसी रूल में हम देखो डायग्राम को कैसे बना देंगे। अब मैं केवल 2 रे ले रहा हूँ ताकि डायग्राम ज़्यादा क्राउडेड ना बने, है ना। तो देखो अब मुझे रेज को फोकस से निकालना है, तो ये फोकस पॉइंट यहाँ पे रहा। तो अगर मान लो कोई रे फोकस से आती हुई इंसिडेंट हो, है ना, कोई रे अगर फोकस से आती हुई इंसिडेंट हो, तो इस तरह से निकल जाएगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न। और अगर दूसरी तरह की रे की हम बात करें, तो देखो इस केस में भी वही केस कि यहाँ पे जो फोकस वर्चुअल है उसकी डायरेक्शन में अगर कोई रे आ रही है ऐसे, है ना। देखो यहाँ पे रे फोकस से निकली थी, है ना, इंसिडेंट रे। यहाँ भी इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रही है। ध्यान रखना फोकस से पास करने का मतलब इसमें एक्चुअल में पास नहीं करेगी, क्योंकि फोकस तो पीछे है ना। तो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये दोनों रे यहाँ फोकस पे जाके मिल जाती, मतलब एक्चुअल में नहीं मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, क्योंकि तो फोकस वर्चुअल वाला है ना। तो अब इस केस में ये रे रिफ्लेक्शन के बाद किससे हो जाएगी? ये रे सारी की सारी पैरेक्सियल हो जाएगी, है ना। अभी देखो ये रूल रटने का भी कोई लॉजिक नहीं है ना।
हम यहाँ पे अगर इसके लिए सेंटर पॉइंट बनाएं तो सेंटर से जब आप नॉर्मल बनाओगे इस तरह से तो वो ऐसे निकलेगा ना। अब ये जो नॉर्मल है उससे जितना ये आई एंगल बना आर एंगल भी उतना ही बनता है। तो बेसिक रूल तो यही वाला है ना भाई, बेसिक रूल तो यही है कि आई और आर इक्वल होते हैं। तो आई और आर इक्वल होंगे तो वहीं से ये रूल आ रहा है ना। इस केस में भी जब आप आई एंगल बनाओगे तो ये आई एंगल सेंटर यहाँ है ना, तो ये आई और आर, तो ये आई एंगल ये आर एंगल इस तरह से। तो बेसिक रूल ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंस एंगल सेम होते हैं, इसीलिए ये सारे रूल वहीं से आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो दूसरा रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेक्सियल हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो तीसरे रूल पे आते हैं। रे पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, विल रिट्रेस इट्स पाथ। जो रे सेंटर से आती हुई है वो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो जब भी रिफ्लेक्शन में आई एंगल 0 होता है तो हमेशा आर एंगल भी 0 बनेगा। अब देखो ये मान लो एक हमारे पास सेंटर, तो सेंटर से जो भी लाइन बनेगी वो तो नॉर्मल बनती है ना। सेंटर से इस फेयर पे अगर आप कोई लाइन डालोगे तो वो रेडियस के अलोंग, और रेडियस हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होती है। अब अगर कोई रे इसी डायरेक्शन में आए है ना, तो वापस पलट के वो ऐसे ही तो मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि इस इंसिडेंट रे के लिए आई कितना है बच्चों? आई की वैल्यू 0, तो इसका मतलब आर भी तो क्या होगा? 0। तो ध्यान रखना बच्चों, जब रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे तो वो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करती है, रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो इस केस बिकॉज when ray incident perpendicular to surface it will retrace its path। मीन्स अगर I 0 तो R भी 0, और इस केस में डेविएशन कितना हो जाएगा? 180 का। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा ही होगा, और कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा ही होगा। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में डायग्राम कैसे बनाएंगे है ना? ऐसी इंसिडेंट रे जो सी से पास होती हुई हो, तो देखो बच्चों इंसिडेंट रे सी से पास होती हुई किस तरह से बनेगी? ये यहाँ पे सी, ये यहाँ पे एफ, इसमें भी फोकस यहाँ पे रहेगा। फोकस कहाँ पे होता है बच्चों? r/2 पे होता है ना। ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2। ठीक है ना, इसलिए बीचों बीच आता है। फोकस पॉइंट सी और पी के बीच में बनता है ना। अब देखो यहाँ पे ये मान लो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी। अब जो रे इस पे स्ट्राइक करेगी सेंटर की तरफ आती हुई वो वापस रिट्रेस हो जाएगी, और जो रे फोकस की तरफ आती वो क्या होता पता है ना आपको? जो रे फोकस की तरफ आएगी वो क्या होगा? वो पैरेक्सियल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि जो रे फोकस की तरफ आती है वो तो पैरेक्सियल हो जाती है, और जो रे सेंटर की तरफ आती है वो वापस रिट्रेस करती है। तो ध्यान रखना बच्चों इसको, फोकस वाली पैरेक्सियल हो जाएगी, सेंटर वाली रिट्रेस करेगी। तो ये 3 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहे हैं, है ना? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। ओके, एक और हम 4th रूल की बात कर लेते हैं। 4th रूल देखो क्या है, ये लिख लिया ना आपने, लिखो इसको। अब देखो 4th रूल क्या कहता है, इफ इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल टू एक्सिस बट आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के जरूर पैरेलल है। इंसिडेंट रे एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के जरूर पैरेलल है। देन
these ray will meet या appear to meet। देखो appear to meet हमेशा किसके लिए लिखते हैं हम? कॉन्वेक्स के लिए। appear to meet, will meet या appear to meet at focal plane। अब ये फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन होता है ए प्लेन विच passes through F and perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो देखो यहाँ पे इस रूल को समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस प्लेन है ना, फोकस पॉइंट है ना। अब अगर आप ऐसी रे इंसिडेंट करवाते हो जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, इस तरह से मान लो रे इंसिडेंट हो रही है। अब ये सारी की सारी रेस कहाँ जाके मिलेगी? देखो फोकस से आती हुई रे तो क्या हो जाती है? पैरेक्सल हो जाती है ना, तो इसको तो यूँ मोड़ दो। अब बाकी सारी रे भी जो है ना वो इस पॉइंट पे ही मिलेगी। देखो अब क्या करना है, पहले फोकस वाली रे को तो पैरेक्सल कर देना और एक लाइन खींच दो इस फोकस से जाने वाली, फोकस से जाने वाली ये लाइन मतलब ये प्लेन। अब ये जो हथेली है ना, ये कौन सा प्लेन है? जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन कहाँ से आ रहा? फोकस से। तो ये जो हथेली है ये क्या है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन यही तो था, प्लेन विच पासेस थ्रू एफ, फोकस से जाने वाला, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर भी है। तो अब ये सारी की सारी रे जो, देखो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे को, ये रे जो है वो यहाँ जाके मिल जाएगी, ये रे यहाँ जाके, है ना, ये सारी रे यहाँ जाके मिल जाएगी। अब है ना, तो ये सारी रे यहाँ जाके मिल रही है। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट नहीं, सॉरी, फोकल प्लेन का पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे जाके आपकी इमेज बन जाएगी, जहाँ सारी रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। तो इमेज कहाँ होगी? फोकल प्लेन में होगी। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है फिर d, वो हम कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस कितनी होती है? f होती है ना, ठीक है। तो df। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जो रे पोल पे टकराती है ना, जो रे पोल पे टकराती है उसका जो इंसिडेंस एंगल होता है, ये वाली देखो रे पोल पे टकरा रही है ना, ध्यान रखना ये उतने ही एंगल को फॉलो करती है और यहाँ फोकस पे जाके मिलती है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा अपने पास? डी एफ और थीटा, है ना। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ओके बच्चों, डी क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और अगर थीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल, थीटा अगर काफ़ी स्मॉल हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू थीटा, है ना। तो उस केस में डी क्या हो जाएगा? एफ इंटू थीटा। और ध्यान रखना ये थीटा किस में होता है? इन रेडियन। ये थीटा किस में हो जाएगा बच्चों? रेडियन में। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ गए ना अब? तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पे। तो ये 4 रूल आप ध्यान रखना, है ना। ओके बच्चों, नोट करो इनको, फिर हम आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सबसे पहले आता है इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेजेस बनाता है हमें उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, एक कॉनकेव मिरर हमारे पास है। ओके, ये कॉनकेव मिरर की हम बात कर लेते हैं,
है ना। ध्यान रखना आपको सारी रेज किस तरह की माननी है, आपको सारी रेज माननी है पैरेक्सियल, है ना। ये मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लिया इसका फोकस, ये मान लिया इसका पोल, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस केस में ऑब्जेक्ट मान लिया हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये मान लिया हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, है ना। किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए करते हैं, हम हर पॉइंट की इमेज बनाते हैं, उसके हर पॉइंट से आने वाली रेज लेते हैं और उनके रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जैसे मान लेते हैं मैं बी पॉइंट की इमेज बनाता हूँ, तो बी पॉइंट से मुझे कम से कम 2 रे तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन करवाने के लिए कम से कम 2 रे का होना जरूरी, 2 लाइन ही तो आपस में इंटरसेक्ट करेगी कम से कम। तो ये जो पैरेलल रे मैंने डाली है ना, ये जो मैं एक पैरेक्सल रे डाल रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, फोकस से। रूल 1 यही कहता है ना कि पैरेक्सल रे जो है वो फोकस से चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। देखो ये चली गई, ठीक है। दूसरी रे में कौन सी लेता हूँ, दूसरी रे में लेता हूँ फोकस से आती हुई रे। अब फोकस से आती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, पैरेक्सियल। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरी रे पैरेक्सियल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी से आने वाली 2 रे ने इंटरसेक्ट यहाँ किया, तो ये किसकी इमेज बनेगी, बी की इमेज, बी डैश। ऐसे हर पॉइंट की इमेज बनाओगे तो हर पॉइंट की इमेज ऐसे बनती जाएगी, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, है ना। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, हम हर पॉइंट से कम 2 इंसिडेंट रे लेंगे, 2 इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो उस पॉइंट की इमेज को बताता है। तो ऐसे बी की इमेज बी डैश, फिर और कोई पॉइंट यहाँ लेंगे उसकी इमेज बनाएंगे ऐसे 2 रे से, तो यहाँ बनेगी, फिर ए की इमेज यहाँ बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने पैरामीटर से, फोकल लेंथ एफ, इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, है ना। ये पैरामीटर सब ध्यान रखना। v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और f क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल, है ना। अब f, ये सारी डिस्टेंसेस आपको कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी फ्रॉम पोल, ओके। दूसरा, इनको साइन क्या कंसिडर करना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इधर आई कैप, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ रे इंसिडेंट होती है। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में मेजर करते हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमने अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर किया ना। इंसिडेंट रे आ रही है आई कैप में और हम मेजर कर रहे हैं माइनस आई कैप में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट की कुछ पोजीशन के हिसाब से रेज कैसे यहाँ इमेज बनाती है वो देखेंगे। ऑब्जेक्ट मान लिया एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट भी कौन सा वाला, माइनस वाला ना, क्योंकि हम तो इधर की तरफ बात कर रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कैसे बनती है, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इनफाइनाइट से आने वाली रे तो सारी पैरेक्सियल होती है ना। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी इनफाइनाइट से रे आएगी वो कैसी होगी, पैरेक्सियल, और पैरेक्सियल रेज कहाँ मिलती है, फोकस पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन जाएगी, एट फोकस, है ना। फोकस पे इमेज बनेगी। तो एक डायग्राम से इसको समझाता हूं आपको। इनफाइनाइट से आने वाली सारी रे किस तरह की होती है बच्चों, पैरेक्सियल,
और पेरेक्सियल रेज हमेशा कहाँ जाके मिलती है, फोकस पे। तो इस तरह से, तो देखो ये सारी रे एक्चुअल में मिल रही है ना, ये सारी रे एक्चुअल में मिल रही है, इसका मतलब फोकस पे मिलेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, वेरी वेरी स्मॉल। भाई इमेज बहुत छोटी बनेगी ना, क्योंकि सारी रे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, तो बहुत एक पॉइंट पे जाके इमेज बन जाएगी। तो बहुत छोटी इमेज। क्या रे एक्चुअल में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल इमेज, क्योंकि रे ने तो एक्चुअल में काटा ना इस आपस में, तो ये रियल इमेज। ठीक है। अच्छा, रियल इमेज की खासियत क्या होती है, रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने बताया था ना डेफिनेशन कि जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में काटे तो उसको बोलते हैं रियल इमेज, है ना। और रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आप इसको बना सकते हो, जैसे प्रोजेक्टर से आप देखते हो ना, प्रोजेक्टर लगाते हो, सामने एक स्क्रीन होती है, उस पर आप मूवी देख सकते हो। तो वो जो प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है बच्चों, वो रियल इमेज होती है ना। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को, वर्चुअल इमेज को हम कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है। तो रियल इमेज को तो आप स्क्रीन पे ले सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है। लेकिन फोटो दोनों के खींच सकते हो। जैसे आप हॉल में मूवी देखने जाते हो तो आप अपने कैमरा से स्क्रीन का तो फोटो ले सकते हो ना। वैसे ही जब आप अपने आप को आईने में देखते हो और आईने में आप अपने मिरर के सामने आप अपनी खुद की फ़ोटो खींचते हो, कौन सी फ़ोटो, जो आप मिरर में खुद को जो देख रहे हो ना, आप वो मिरर वाली अपनी इमेज क्लिक करते हो तो खींचते हो ना फ़ोटो। तो कई लोग देखते होंगे आप जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटस डाल देते हैं, हाँ ना, आईने के सामने कैमरा ऐसे करते हुए, तो वो आईने से अपनी इमेज तो खींच रहे हैं ना। मतलब वर्चुअल इमेज जो आईने में खुद की बनती और रियल इमेज जो प्रोजेक्टर के केस में बनती है, दोनों का फ़ोटो तो खींचा जा सकता है ना। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि कौन सी इमेज का फ़ोटो खींच सकते हैं, दोनों के ही फ़ोटो तो खींचे जा सकते हैं, है ना। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, काफ़ी छोटी बनेगी और रियल इमेज बनेगी। ठीक है। और इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसकी साइज़ क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल साइज, है ना। तो वेरी स्मॉल साइज। अच्छा, रियल इमेज है लेकिन ये उल्टी बनेगी, क्योंकि देखो ऊपर वाली रे जो है, ये जो रे ऊपर आई वो पलट के नीचे जाएगी ना, है ना। और जो नीचे वाली रे थी वो पलट के ऊपर जाएगी। तो ये स्मॉल इमेज, रियल इमेज और साथ में क्या है, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो इन्वर्टेड का मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो हो जाएगा माइनस, नेगेटिव। इन्वर्टेड इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। और स्मॉल इमेज का मतलब एम, मैग्निफिकेशन जो है वो काफ़ी कम है, मतलब मैग्नीफाई तो हो ही नहीं रही, ऑब्जेक्ट जो है उससे भी छोटी इमेज है ना। दूसरा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सी के बीच में हो तो देखो क्या होगा इस केस में, जो रेज आती है, मान लो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया बच्चों, हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो अब इस केस में जो भी इमेजेस बनेगी, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, है ना, ये सी पॉइंट यहाँ पे, ये एफ पॉइंट यहाँ पे। अब सी से आने वाली रे देखो कैसे जाएगी, ऐसे फोकस से निकाल दो एक रे को, और दूसरी रे जो फोकस से आएगी वो कैसी हो जाएगी, पेरेक्सियल। और देखो ये यहाँ पे मिली, तो देखो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। रियल में इंटरसेक्ट हुआ ना देखो, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, पहले कहाँ बनी थी, फोकस पे, अब सी और एफ के बीच में स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड इमेज। इसमें कोई कन्फ्यूज़न, देखो हम हर बार डायग्राम भी कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इमेजेस कैसे बनाई जा रही है ना। तो ये
मतलब ऑब्जेक्ट दूर था, पहले इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बनी, अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज फोकस से दूर शिफ्ट हो रही है। ये समझ में आया ना कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इनफाइनाइट से मिरर की तरफ आएगा इमेज फोकस से दूर चली जाएगी, है ना। और जैसे जैसे मान लो ऑब्जेक्ट पास आते आते अगर सी पे आ जाए तो क्या होगा, देखो तीसरा पॉइंट लेते हैं एट सी। अगर ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए तो उस केस में देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए तो इसका मतलब ये सी वाला पॉइंट, ये एफ वाला पॉइंट, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वापस इसके लिए दो रे हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। एक रे जो इधर आ रही है वो फोकस से निकल जाएगी और एक रे जो फोकस से आ रही है वो ऐसे निकल जाएगी। देखो कहाँ बन रही है इमेज बच्चों, वापस उल्टी ही बन रही है ना, वहीं पे बन रही है सी पे लेकिन उल्टी बन रही है ना। तो ये क्या बनेगी, एट सी स्मॉल के बजाय कैसी बनेगी, सेम साइज, वापस रियल और इन्वर्टेड तो बन ही रही है अभी भी, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट को और पास लाते हो, है ना, जैसे अब हम यहां देख लेते हैं इसको, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन माइनस सी, है ना, माइनस सी बोल देते हैं इसको, माइनस सी एंड एफ, मतलब हम ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में लाएं तो देखो क्या होगा, सी और एफ के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो उस केस में मैं इसको यहां बनाता हूं, ये सी, ये एफ, ये देखो इससे वापस हमें दो रे कंसिडर करनी पड़ेगी। तो एक रे जो है वो ऐसे आकर के ऐसे निकल जाएगी फोकस से और दूसरी फोकस से आकर के इधर निकल जाएगी। तो देखो अब इमेज कहाँ से रखेगी, पीछे ए डैश बी डैश, ये ए और बी था तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ चली जाएगी बच्चों इस केस में, एट नहीं बिटवीन माइनस सी एंड इनफाइनाइट। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट सी से इधर आया इमेज और पीछे चली जाएगी, कैसी है अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब एक और चीज क्या हुई, लार्ज इमेज बनेगी, है ना। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ, अगर आप ऑब्जेक्ट को माइनस एफ पे रख देते हो यानी कि फोकस पे रख देते हो, तो अब देखो बच्चों अगर आपने फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया तो फोकस से आने वाली रे क्या हो जाती है, पैरेलल चली जाती है ना, ठीक है, फोकस से आने वाली रे तो पैरेलल चली जाएगी। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, एट माइनस इनफाइनाइट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, ठीक है। तो इस केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वेरी लार्ज इमेज बनेगी इस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और केस देख लेते हैं लास्ट, कि अगर आप फोकस से पी के बीच में लेके आ जाते हो, है ना, ये तो फोकस था ना, अभी हम केवल कहाँ तक लाए, इनफाइनाइट से फोकस तक लेके आए। अगर आप मान लो फोकस से पी के बीच में लेके आ जाते हो तो देखो क्या होगा, बिटवीन एफ एंड पी, है ना। तो देखो इस केस में क्या होगा, इसको ध्यान से समझना आप, अगर आप फोकस और पी के बीच में लेके आ जाते हो तो देखो रेज को जैसे ही आप यहाँ लेके आए, अब देखना क्या होगा बच्चों, इस केस में ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से आएगी, फोकस से, एक रे जो यहाँ से इस तरह से जाएगी वो सी पे जाएगी ना। अब ये रे कभी मिलेगी क्या, नहीं, तो पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं मिल रही होगी, है ना। इसका मतलब ये किस तरह की इमेज बनेगी, ये ए और बी था तो उसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश, है ना। तो इस केस में देखो ये कैसी इमेज है, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है ना, इसको हम बोलते हैं
वर्चुअल, वर्चुअल क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो रे नहीं मिली ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उसकी इमेज भी सीधी, ऐसे बनती तो उल्टी, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और ये कहाँ बनेगी? बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर का मतलब प्लस इनफाइनाइट से प्लस पी के बीच में, है ना। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को माइनस एफ से पी के बीच में लेके जाते हो तो इमेज इनफाइनाइट से इधर सरकना शुरू हो जाएगी, है ना। और कैसी बनेगी? लार्ज इमेज। लार्ज तो दिख ही रही, देखो हमें, ठीक है। तो इस तरह से इमेज बनती है। और एक और लास्ट केस आता है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सरकाते सरकाते पोल पे लेके आ जाते हो तो इमेज भी सरकते सरकते पोल तक आ जाएगी। उस केस में सेम साइज की इमेज बनती है ना। तो सिक्स्थ के बाद ये सिक्स्थ केस था ना, सेवंथ केस में यही लिख देता हूँ। इफ ऑब्जेक्ट at P, then image also at P। वर्चुअल बनेगी इस केस में, इरेक्ट और सेम साइज, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सारी इमेज का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें? लिखो, ये सारे केसेस आपके सामने हैं, है ना। ओके बच्चों, अगला आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये तो कॉन्केव मिरर का केस था। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। वापस इसमें पहला केस आता है ऑब्जेक्ट पोजीशन की। जब हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और साथ में इमेज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आती है एट इनफाइनाइट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर हम रखते हैं तो देखो बच्चों, कौन सा मिरर यूज़ करना है? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना है। काफ़ी दूर जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा रेज कैसी आती है? पैरेक्सियल। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है उससे आने वाली रेज हमेशा पैरेक्सियल होती है ना। तो जब पैरेक्सियल रेज आएगी तो वो ऐसे चली जाएगी ना। इसका मतलब जो इमेज बनेगी बच्चों वो कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी पीछे की तरफ, है ना। मिरर थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं। अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी पीछे की तरफ, क्योंकि रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में थोड़ी मिलेगी। वो तो ऐसा लगेगा कि पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिल रही होगी, है ना। तो इस केस में देखो बच्चों क्या हो जाएगा? u की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट, v की वैल्यू प्लस एफ, क्योंकि फोकस पे इमेज बनेगी ना इसलिए। तो ध्यान रखना, v होता है प्लस एफ, u है माइनस इनफाइनाइट और v की वैल्यू प्लस एफ, ठीक है। तो इस केस में किस तरह की इमेज बनेगी? इमेज बनेगी वेरी स्मॉल
वेरी स्मॉल के बाद वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और एक और कैसी बनेगी, एट फोकस। ये इमेज कैसी बन जाएगी, फोकस पे, है ना। फिर दूसरा केस आता है बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस पी। अब आप पोल के बीच में, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, है ना। तो जैसे मान लो हमने इसको यहाँ रख दिया, है ना। अब देखो चाहे आप कहीं भी रख दो, फिर पी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो, सी या एफ के इधर इधर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली रे जो आएगी वो वापस पैरेक्सेल चला दो इसको, तो पैरेक्सेल आई तो इसको फोकस से निकाल दो। और जो सेंटर की तरफ जाने वाली है ना भाई, एक रे सेंटर की तरफ आएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी ना वो। तो देखो सेंटर की तरफ आने वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो ये वापस पलट के रिट्रेस करेगी। यहाँ जाके मिला ना, ये ए बी, ये ए बी, ए डैश बी डैश। तो इस केस में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरी, यहाँ पे वापस स्मॉल इमेज बनेगी, उसके बाद कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद कैसी बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो देखो हम रे डायग्राम से समझ भी रहे हैं हर चीज़ को। तीसरा, जब रे या ऑब्जेक्ट को आप पोल पे रख दो, है ना, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया पोल पे। पोल पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो देखो बच्चों इस केस में क्या होगा, पोल पे ऑब्जेक्ट को रखने से, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया ना ए और बी, तो उसकी एक वर्चुअल इमेज ऐसे यहीं पे बन जाएगी, जस्ट ए डैश बी डैश। तो इस केस में अगर u की वैल्यू 0 हो, है ना, यहाँ ध्यान रखना u की वैल्यू 0, तो v भी कितना होगा, 0। ठीक है। तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे देखो स्मॉल तो नहीं, अब सेम साइज की बनेगी, सेम साइज जस्ट बिहाइंड मिरर, है ना, एट P, बस। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को बच्चों? तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों भी ध्यान रखना। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, अपना ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी, वर्चुअल। जबकि कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है। ठीक है। V पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज, और U नेगेटिव आने का मतलब रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो लिखो इसको आप। अब देखो हम आगे अब इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। हमने जो पैरामीटर यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं उनका अब हम आपस में रिलेशन देखते हैं। तो देखो रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंसेस का रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये CF, है ना। अब इस केस में यहाँ पे हम बात करते हैं मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ है A और B, C और F के बीच में रखे तो इसकी उल्टी इमेज बनेगी ना। तो देखो रियल इमेज इसकी जो बनेगी वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ बन रही होगी, A डैश और B डैश, है ना। तो अब देखो बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं मान लेता हूँ HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है HI दैट इज हाइट ऑफ इमेज। ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा F, है ना। तो इस केस में तो ये
और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, HO इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसके लिए U। देखो रियल ऑब्जेक्ट के लिए U हमेशा क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। रियल ऑब्जेक्ट का U हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। फिर जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो इमेज कैसी बनेगी, इसकी वर्चुअल फोकस और इसके बीच में बनेगी ना, तो ये A डैश B डैश है ना। V कैसा आ जाएगा इस केस में, देखो V आएगा पॉजिटिव, है ना। जब भी मिरर के पीछे चलते हैं पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, और जब भी मिरर के आगे चलते हैं, यानी कि मिरर इंसिडेंट रे जिधर से आ रही है उधर चल, उसके अपोजिट चल रहे हैं। इंसिडेंट रे तो ऐसा आ रही है ना, तो देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट चले तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव। यहाँ भी इंसिडेंट रे से आ रही है, तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ भी आ जाएगी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, है ना। अब देखो इन सारे पैरामीटर्स का रिलेशन क्या होता है, 1/v + 1/u is 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारे पास आ जाएगा। u ध्यान रखना नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। रखने की जरूरत नहीं है, देखो रियल ऑब्जेक्ट तो मिरर के इस तरफ ही होगा ना, तो नेगेटिव, है ना, ये भी नेगेटिव। V नेगेटिव फॉर रियल इमेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इमेज, सॉरी, V तो इमेज की डिस्टेंस है ना, तो रियल इमेज के लिए V नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। F किसके लिए नेगेटिव होता है, नेगेटिव फॉर कॉनकेव और पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। इसके लिए क्या होता है, -r/2, इसके लिए क्या होता है, +r/2, ठीक है। तो आपको ये सारे डेटा ध्यान रखना, विद साइन पुट करने हैं ना, पुट UVF विद साइन, है ना। मतलब अब आपको प्लस या माइनस का ध्यान रखते हुए वैल्यूज पुट करनी, ओके। एक आता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्ड वर्स है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आप क्या चीज़ मेजर करते हो, हाइट्स। इसका मतलब ये हो जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट, मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट कैसे निकालोगे आप, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, MT फॉर ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट के मुकाबले हाइट कितनी आ रही है इमेज की, और इसका फॉर्मूला होता है -V/U, है ना। अब यहाँ V और U वापस विद साइन पुट करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इस केस में अगर V ग्रेटर देन आता है U से, इसका मतलब मॉड ऑफ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, लार्ज इमेज। लार्ज इमेज के लिए हमेशा V ज़्यादा आएगा U से। अगर V की वैल्यू U के इक्वल आती है, खाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब सेम साइज इमेज, यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी बच्चों, सेम साइज की इमेज बनेगी। और अगर V की वैल्यू लेस देन आती है U से, है ना, यहाँ U और F की वैल्यू डालना, उससे V आएगा। अगर V U से कम आता है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ तो इमेज की हाइट ज़्यादा थी ऑब्जेक्ट से, यहाँ इमेज की हाइट इक्वल है ऑब्जेक्ट की, और यहाँ स्मॉल इमेज बनेगी। तो स्मॉल इमेज का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से
फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इस केस में m अगर नेगेटिव आ जाए, m नेगेटिव आने का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज, है ना, और m पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज। तो ध्यान रखना बच्चों, m इन्वर्टेड, नेगेटिव या पॉजिटिव के भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को देख के तो हम क्या बता सकते हैं कि इमेज बड़ी है, छोटी है, सेम साइज है। पॉजिटिव नेगेटिव को देख के बता सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट कैसे बोलते हैं, देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और उसकी इमेज भी ऐसे बन रही है, जैसे पॉइंटेड एंड ऊपर है ना, तो इधर भी पॉइंटेड एंड ऊपर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे और इमेज ऐसे बन जाए तो ये उल्टी इमेज है ना। अब ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रख दो, अब इसकी इमेज ऐसे बने तो इन्वर्टेड बोलना है इसको, ऐसा मतलब नहीं पॉइंटेड एंड ऊपर मतलब उल्टा सीधा होता है, नहीं, पॉइंटेड एंड ऊपर है लेकिन इधर तो नीचे था ना, तो एक दूसरे से उल्टा है ना, उल्टी इमेज इन्वर्टेड। और अब ये क्या है, ये है इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज। भाई ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है सीधा, ऑब्जेक्ट खुद उल्टा है, अपने हिसाब से तो उल्टा है, पर इमेज भी वैसी बन रही है, तो ये आपस में तो एक दूसरे के रिलेटेड तो सीधे ही है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसी में हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की भी, है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो बच्चों, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखने के बजाय प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रख दें। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने ए और बी, है ना। अब देखो ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ए और बी मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए u अलग है ना, देखो u भी अलग आएगा, u a अलग आएगा। फिर आप b पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानते हुए b की इमेज कहाँ बनेगी वो निकालो। तो मैं मान लेता हूँ b की इमेज देखो अब ऐसे बन रही होगी पीछे की तरफ, है ना, तो b डैश और ये a डैश, तो u b के हिसाब से अब हमें v भी निकालना पड़ेगा, है ना, u v a निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v, और ये क्या था, डेल्टा u, और डेल्टा v का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ इमेज। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख देते हो तो उस केस में देखो बच्चों क्या करना पड़ता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे डेल्टा u, दिस इज यू ए माइनस ऑफ यू बी, है ना। फिर उसके बाद हमें बताना है लेंथ ऑफ इमेज, डेल्टा v क्या हो जाएगा, वी ए माइनस ऑफ वी बी, या उल्टा बोल दो वी बी माइनस ऑफ वी ए। अच्छा ये तो आपको पता लग गया ना कि b पॉइंट जो पास में था उसकी इमेज दूर बनी, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, है ना। अब यहाँ पे आप कौन सा मैग्निफिकेशन निकालोगे बच्चों, यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, वी बी माइनस ऑफ वी ए, और ये हो जाएगा यू ए माइनस ऑफ यू बी, बस, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन बच्चों, किसी को भी नहीं। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, जैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो काफ़ी कम हो, है ना, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की लेंथ काफ़ी कम हो तो फिर आप क्या करेंगे, है ना, बेसिकली ये तो डेल्टा वी था ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा यू,
है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी स्मॉल लेंथ का हो, है ना, तो देखो मैं इसी का फिर एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ। फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि डेल्टा यू का जो मतलब है वो है डी यू और डेल्टा वी का मतलब है डी वी। तो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, डी वी, है ना। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे होने के बजाय कैसा आ जाएगा, डी वी बाई डी यू दैट इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है। और ये v फिर कौन से पॉइंट का है, देखो u और b, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो a और b लगभग पास ही होंगे ना, तो फिर आप एक एवरेज डिस्टेंस ले लेना बस, है ना। फिर वो b और a का अलग अलग डिस्टेंस नहीं देंगे आपको, वो कॉमन डिस्टेंस देंगे, वही यूज कर लेना। ये किसके लिए यूज करना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ का मैग्निफिकेशन पूछा जा सकता है, या फिर हाइट का मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, ये लिखो एक बार। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं पावर ऑफ मिरर। तो पावर ऑफ मिरर क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी मिरर के लिए पावर का मतलब, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम बात करें तो पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज इंसिडेंट रेज। ओके, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मिरर है और पावर ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ज रेज, है ना। जैसे मान लो कोई भी मिरर है, उसको हम बात करना चाहें, जैसे मान लो हम यहाँ पे पैरेलल रेज को अगर इंसिडेंट करें, है ना, हम यहाँ अगर पैरेलल रेज को इंसिडेंट करें तो ये जो पैरेलल रेज है ना, कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ला देगा ना। तो पावर ऑफ मिरर का मतलब होता है, पावर ऑफ मिरर का मतलब होता है कि जो मिरर जितना पोल से पास कन्वर्ज करेगा, जो मिरर पोल के जितना पास कन्वर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा। अब पोल के जितना पास कन्वर्ज होगा फोकल लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर जैसे मान लो दो मिरर को कंपेयर करें, है ना, जैसे मान लो एक मिरर तो ये है ना, और दूसरा मिरर मान लो इस तरह का हम लेते हैं, उसमें भी अगर रेज हम इस तरह से डाल दें, है ना, हमने मान लो इस तरह से रेज डाल दी और वो रेज को ये जो है वो फोकस कर देता है इस तरह से, मान लो इसने पास में ही फोकस कर दिया, तो देखो किसने ज्यादा जल्दी ज्यादा फोकस किसने किया, ज्यादा पास किसने फोकस किया, इस वाले ने। तो जिसकी फोकल लेंथ कम हो उसकी पावर ज्यादा होती है। और कन्वर्ज करने की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों कन्वर्ज ही कर रहे हैं, मतलब काम तो वही कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, मतलब दोनों की पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा किसकी है, इस वाले की। तो इस केस में मिरर टू कन्वर्ज रे क्लोजर टू पोल, है ना, और पोल के जितना पास कन्वर्ज होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। सो पावर ऑफ टू इज वेरी, पावर ऑफ टू इज हाई कंपेयर टू मिरर वन। इसका मतलब F2 is less than F1, इसका मतलब पावर 2 ग्रेटर देन पावर 1। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ 100 अपॉन फोकल लेंथ। अब दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं, एक जैसे ही हैं। आप जब 1 अपॉन FM लिखते हो तो इसमें फोकल लेंथ किस में यूज़ करना, इन मीटर, और इसमें यूज़ कर लेना इन सेंटीमीटर, बस इतना फ़र्क है और कुछ भी नहीं है ना, सेम ये फॉर्मूला। तो पावर का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करने की एबिलिटी। अच्छा,
इसी फॉर्मूला में अगर आप फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके रहती है, कॉन्वेक्स के लिए, तो क्या कॉन्वेक्स वाकई कन्वर्ज करता है क्या, नहीं वो तो डाइवर्ज करता है। देखो कॉन्केव मिरर का एक और नाम क्या होता है, कॉन्केव मिरर का नाम होता है कन्वर्जिंग। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अब यहां पे अगर आप इंसिडेंट रे को डालते हो तो इंसिडेंट रे कैसी हो जाती, ये दूर चली जाती। इंसिडेंट रे अगर दूर जाएगी तो इसका मतलब देखो क्या इस मिरर ने रे को कन्वर्ज किया, नहीं ये तो डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या ये पॉजिटिव काम कर रहा है, हम जो सोच रहे हैं क्या वो काम ये कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो इसीलिए हम कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, डाइवर्जिंग मतलब नेगेटिव पावर। ध्यान रखना बच्चों, जो भी सिस्टम कन्वर्जिंग होता है ना, जो भी सिस्टम कन्वर्जिंग होता है उसकी पावर क्या होती है, पावर पॉजिटिव, और इनकी पावर नेगेटिव होती है। ध्यान रखना, डाइवर्जिंग सिस्टम को हमेशा नेगेटिव पावर वाला मानते हैं और पॉजिटिव पावर वाला किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग को, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे बेसिक थ्योरी कंप्लीट होती है मिरर से रिलेटेड, और अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप एक बार वापस सारे कंसेप्ट को समझें और ये सारे फॉर्मूला को याद रखें। ओके बच्चों, थैंक यू।